इस चैप्टर में जो हमने बात करनी है वो करनी है एब्सोल्यूट कोस्ट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ उसकी, और कंपैरेटिव कोस्ट एडवांटेज गिवन बाय द रिकार्डो, डेविड रिकार्डो, उसकी बात करनी है। लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर एडम स्मिथ अपनी कोई थ्योरी लेके आए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि पहले इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में क्या चीज प्रिवेल कर रही थी, व्हाट काइंड ऑफ थॉट द कंट्री पीपल हैड प्रियर टू एडम स्मिथ एब्सोल्यूट कोस्ट एडवांटेज कंसेप्ट। बैंकर्स के क्या व्यू थे, पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो रूलर्स थे, जो राजे महाराजे थे बेसिकली, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, जो मर्चेंट्स थे उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसके बारे में हमें पहले कुछ समझना पड़ेगा। और अगर हम उस कंसेप्ट को समझ पाए तो हम अल्टीमेटली एडम स्मिथ के और रिकार्डो के कंसेप्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे कि उनको नई थ्योरी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो थ्योरी पढ़ते रहेंगे कि हाँ इसने ये कहा, इसने ये कहा, बट क्यों कहा। द मेन क्वेश्चन रिमेन्स हियर कि रीजन क्या था अल्टीमेटली कि एडम स्मिथ को अपना थ्योरी जो है वो ड्राफ्ट करना पड़ा, और उसके बाद उसमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से रिकार्डो को अपना थ्योरी ड्राफ्ट करना पड़ा। सो दिस इज लाइक अ स्टोरी लाइन दैट वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो एडम स्मिथ का जो एब्सोल्यूट कोस्ट एडवांटेज का थ्योरी है, उससे पहले जो प्रीवेलिंग थ्योरी वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में चलती थी, उसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिस्ट, या उसको मर्केंटलिज्म भी हम बोलते हैं। मर्केंटलिस्ट थ्योरी और मर्केंटलिज्म होता क्या है, उस टाइम के जो फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, बैंकर्स थे, गवर्नमेंट्स थी, किंग एंड क्वीन थे, उन सबका मानना था कि किसी भी देश को अगर अमीर बनना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और कम से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो भी डिफरेंस होगा वो अल्टीमेटली कैसे सेट ऑफ होगा, जब जिस कंट्री को आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, वहां से जब आपके पास बुलियन की फॉर्म में सिल्वर आएगा या गोल्ड आएगा तो अल्टीमेटली सेट ऑफ होगा क्या, जो आपने ट्रेड किया है, मींस जो आपने एक्सेस में एक्सपोर्ट उस एक पर्टिकुलर कंट्री को किया है। तो जितने भी देश थे मर्केंटलिस्ट कंसेप्ट पे जो चलते थे एडम स्मिथ से पहले, उन सब का यही मानना था कि आप अपने देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना उसको सॉलिड एंड साउंड बनाओ, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो और दूसरे देश को माल बेचो, और दूसरे देश से माल कम से कम खरीदो। तो ज्यादा माल आप अगर बेचोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मिलेगा ना, और पेमेंट किस फॉर्म में मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में मिलेगा। और अगर गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में पेमेंट मिल रहा है तो उस टाइम जो वेल्थ का कंसेप्ट था वो किस बेस था, कि जितना किसी के पास गोल्ड एंड सिल्वर है, बुलियन है, धातु है, मेटल है, उतना ही ज्यादा माना जाता था कि वो कंट्री क्या होगा, अमीर होगा, रिच होगा। सो इस वजह से जो मर्केंटलिस्ट की थ्योरी थी उसमें क्या किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो एक्सपोर्ट पे किया जाता था और इंपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ मर्केंटलिज्म। अब मर्केंटलिस्ट जो थ्योरी थी, आपको यह समझना पड़ेगा कि वो थ्योरी बेसिकली वो किस टाइम की थ्योरी थी। वो थ्योरी थी जब राजा महाराजाओं का गेम हुआ करता था, जब राजा महाराजाओं को जो है वो फाइट कर करके दूसरे देशों को जीतना होता था, वहां से ज्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने होते थे। उस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब आपको बड़े से बड़ी सेना को खरीदना है तो खरीदने के लिए क्या करना पड़ता था, सिल्वर देना पड़ता था, जो बड़े बड़े योद्धाओं थे उनको गोल्ड देना पड़ता था उन योद्धाओं को, ताकि वो आपकी तरफ से फाइट करें। और जितना ज्यादा आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, वो योद्धाओं वाला ह्यूमन रिसोर्स होगा, इतना ही ज्यादा आपका देश क्या माना जाता था, उस टाइम स्ट्रॉन्ग माना जाता था। अब वेलफेयर का कंसेप्ट, इसका मतलब उस टाइम पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ सोना चांदी इकट्ठा करना। लेकिन एडम स्मिथ ने वेलफेयर के कंसेप्ट को चेंज कर दिया। एडम स्मिथ का मानना था कि वेल्थ ऑफ नेशन इज अ गुड थिंग, लेकिन वेल्थ किस कंटेक्स्ट में, वेल्थ ह्यूमन कैपिटल सॉलिड एंड साउंड आपके पास है, इन दैट कंटेक्स्ट यू विल बी हैविंग वेल्थ इन योर कंट्री। आपके देश के अंदर अगर फिजिकल कैपिटल ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई है, तो इट मींस कि यू आर हैविंग वेल्थ इन योर कंट्री। उन्होंने इस कंसेप्ट को क्या किया, ओवरऑल कर दिया, बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मर्केंटलिस्ट दो और कंसेप्ट पे जो है वो अपनी थ्योरीज को फ्रेम करते थे। एक होती है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब है
कि जब आप ट्रेड करोगे ना तो एक का फायदा है और दूसरे का नुकसान है। जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका फायदा है और जो इंपोर्ट कर रहा है उनका नुकसान है, ऐसा मानना था मर्केंटलिस्ट का। दूसरा था जो कंसेप्ट जिसपे उनकी सारी की सारी थ्योरीज बेस थी, वो था नेबर थाई पॉलिसी, नेबर थाई बैगर पॉलिसी, राइट। अब नेबर थाई बैगर पॉलिसी मतलब मींस आप तभी अमीर बन सकते हो जब आपका जो पड़ोसी देश है ना वो गरीब हो जाए, राइट। सो इट मींस व्हाट, कि उनका सारा का सारा फोकस वो अपने जो भी राइवल स्टेट्स है, अपनी जो भी नेबर स्टेट्स है, उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है गोल्ड और सिल्वर अक्यूमुलेट करने का कंसेप्ट था। और वो तभी कर सकते थे आप जब आप उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करो, माल बेचो। अब कुछ मर्केंटलिस्ट उस टाइम राइटर्स हुए जैसे कि थॉमस मन, जो इंग्लिश राइटर था। अब उनका भी सिंपल सा मानना था कि इंग्लैंड को चाहिए कि अपना फॉरेन ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करे और इंग्लैंड के लोगों को चाहिए कि अपना खर्चा कम से कम करे बाहर की वाइन्स पे, बाहर की एक्सपेंसिव ड्रेसेस पे, ताकि हम अपने इंपोर्ट्स पे लगाम लगा सकें। सो ऐसा मानना और इस हिसाब के जो कंसेप्ट और राइटिंग्स उस टाइम के मर्केंटलिस्ट जो राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने ड्राफ्ट कर रखी थी। अब ऐसा नहीं है, अब देखो ये मर्केंटलिस्ट की जो थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, ये थ्योरी 16th और 17th सेंचुरी की थ्योरी है। 18th सेंचुरी में तो हमें एडम स्मिथ के कंसेप्ट देखने को मिले। 1776 में जब उनकी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस मार्केट के अंदर आई, और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक एडम स्मिथ के जो कंसेप्ट है ना वो प्रिवेल करे हैं मार्केट के अंदर, अराउंड 40 ईयर्स। 40 साल के बाद आपको देखने को मिला है कि जो रिकार्डो के कंसेप्ट है, लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, वो मार्केट के अंदर आए और उन्होंने टेक ओवर किया एडम स्मिथ के कंसेप्ट एंड थ्योरीज को। लेकिन क्या आज के दिन करंट सिनेरियो में आप एनालाइज करें तो आज के दिन क्या आपको न्यू मर्केंटलिज्म सिस्टम नहीं दिखाई देता पूरे के पूरे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को देखेंगे तो मर्केंटलिस्ट का मानना क्या था कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, कम से कम इंपोर्ट करो। क्या आज के दिन आपको हर एक न्यूज हेडलाइन में इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में हर कंट्री सेम चीज करती हुई नहीं दिखाई दे रही? यूनाइटेड स्टेट्स ने 2022 में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास किया। $350 बिलियन का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाना है उस एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत, लॉ के तहत, उन डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही है, मींस बाहर से कर रही है वो नहीं, जो उनके देश में करेगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू मर्केंटलिज्म। अल्टीमेटली व्हाट यू वांट द पीपल टू डू, आप लोगों से क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग हमारे देश में आके मैन्युफैक्चरिंग करें, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करके यहां पे माल ना बेचें हमारे पास। $350 बिलियन का सब्सिडी प्रोवाइड किया इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में। और अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द एस्टिमेट 2032 तक व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स इज सेइंग कि $3 ट्रिलियन का डिफरेंट ग्रीन एनर्जी में जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, ड्यू टू ओनली वन रीजन, कि उन्होंने $350 बिलियन का क्या किया पास, एक तरह का सब्सिडी पास किया इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में। बट देखो ये बेनिफिट किसके लिए है? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, साउथ कोरिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अल्टीमेटली दे आर द लूजर्स इन दिस गेम। व्हाई सो? क्योंकि अब जो उनके कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं, क्या वो यूएस की मार्केट का एडवांटेज लेने के लिए और उस पर्टिकुलरली सब्सिडी का एडवांटेज लेने के लिए अपने प्रोडक्शन सिस्टम को शिफ्ट नहीं करेगी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर? ऑफ कोर्स दे विल डू इट। सो इट मींस दिस इज द लॉस ऑफ विच कंट्रीज? उन कंट्रीज जिसमें ऐसे लॉ पास नहीं किए गए हैं। अल्टीमेटली वो अलग बात है, यूरोपियन यूनियन अपने खुद के ऐसे लॉज जो हैं वो बना रही हैं ताकि सब्सिडी प्रोवाइड वो विद इन यूरोपियन यूनियन भी कर सके। इसे एक पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का बहुत ज्यादा क्रिटिक यूरोपियन यूनियन ने किया है, फ्रांस ने किया है, साउथ कोरिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया तक ने किया। ऑल्दो वो बात अलग है कि साउथ कोरिया ने वॉशिंगटन के साथ नेगोशिएट करके जो उनके देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है कार्स का, और वो कार जो है वो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में बिकेगी तो $7,500 का टैक्स क्रेडिट इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में उन गाड़ी वालों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। बट दिस इज लाइक अ 1-to-1 गेम ना। ये नेगोशिएशन किया साउथ कोरिया ने किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। बट उसके बदले में जो इनको बेनिफिट मिल रहा है उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ा होगा, राइट? व्हाटएवर पे करना पड़ा होगा। सो दिस इज लाइक अ
कंट्रीज आर क्रिएटिंग बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, और जितने ज्यादा बैरियर जो हैं वो क्रिएट होंगे, इट मींस कि हम दोबारा से किस इरा में जा रहे हैं, वही मर्केंटलिस्ट सिस्टम में जा रहे हैं, मर्केंटलिस्ट इरा में जा रहे हैं. सो दिस इज न्यू मर्केंटलिज्म, जो कि आज के दिन 21st सेंचुरी में भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है. राइट. सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑन द ट्रेड. हमने जो बात करनी है वो बात करनी है एडम स्मिथ के एब्सोल्यूट कोस्ट डिफरेंस की. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगले वाले में करेंगे बेसिकली. इससे पहले जस्ट आई वांटेड टू गिव यू द परव्यू कि किस तरह से सिस्टम पूरे की पूरे वर्ल्ड में देखा जाता था, नजरिए में था 16th और 17th सेंचुरी में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मर्केंटलिस्ट व्यू. एडम स्मिथ 18th सेंचुरी में आए हैं बेसिकली, तो तब क्या रहे हैं. 19th सेंचुरी में किस तरह के चेंजेस हुए हैं रिकार्डो के जब अराइवल हुए उनके कंसेप्ट के. और फिर हम बात करेंगे कि 20th सेंचुरी में हबर्लर के कंसेप्ट क्या थे, हेक्सर ऑयलिन की न्यू ट्रेड थ्योरी बेसिकली क्या थी, उनके बारे में हमने बात करना है. सो दिस कोर्स विल बी लाइक अ फ्लो, अ स्टोरी फ्लो, राइट. कि एक सदी में क्या हुआ, दूसरी सदी में क्या हुआ, उसके अंदर क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से तीसरी सदी में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट की गई उन थ्योरीज में. सो दिस विल बी लाइक अ स्टोरी कंसेप्ट. और इसको अगर स्टोरी कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे ना पूरे के पूरे आपके इंटरनेशनल ट्रेड के कोर्स को, यू विल बी गेनिंग अ मच, यू विल बी लर्निंग अ मच. लेकिन अगर उसको आइसोलेटेड कंसेप्ट देखोगे कि आपने एडम स्मिथ की थ्योरी देखी, सिर्फ एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ रहे हो, मर्केंटलिज्म की थ्योरी देखी तो मर्केंटलिज्म सिर्फ देख रहे हो, रिकार्डो देख रहे हो तो रिकार्डो देख रहे हो, हबर्लर देख रहे हो तो सिर्फ वही देख रहे हो, तो इट विल बी लाइक ए आइसोलेटेड कंसेप्ट इन योर माइंड. और जब आप चीजों को आइसोलेशन में देखते हो ना, तो वहां पे उसकी जो रिटेंशन पावर है आपके माइंड की वो बहुत कम हो जाती है. जब आप एक तरह से स्टोरी लाइन में देखोगे ना कि दिस इज द स्टोरी गोइंग ऑन, यू नो, इन लास्ट 300 years 400 years, और उसके पीछे के कारण आपको पता होंगे. सो दिस विल बी लाइक आपको आपके माइंड में जो है वो मैप बना होगा सारी की सारी थ्योरीज का, कि ये पहले हुआ, ये फिर हुआ, ये फिर हुआ, ये फिर हुआ, ये फिर हुआ. सो वी विल बी गोइंग लाइक द स्टोरी कंसेप्ट, ताकि आपका जो माइंड में रिटेंशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके इस लेक्चर में. ओके. सो मर्केंटलिस्ट का मानना था कि ट्रेड इज ए जीरो सम गेम. मीन्स अगर कोई भी दो नेशंस ट्रेड में इंडल्ज होते हैं तो एक देश का फायदा होगा और एक देश का नुकसान होगा अगर दोनों देश ट्रेड करते हैं. उनका मानना था कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है दे विल बी इन द गेनिंग पोजीशन, और जो इंपोर्टिंग कंट्री है दे विल बी एट द लूजिंग पोजीशन. लेकिन इस एक पर्टिकुलर कंटेंशन को जो चैलेंज किया गया सबसे पहले, वो किया गया एडम स्मिथ के द्वारा इन हिज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है क्या? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर कोई दो देश आपस में ट्रेड करना चाहते हैं और दोनों देश किसी एक कमोडिटी को बनाने में मोर एफिशिएंट हैं, और जिस कमोडिटी को बनाने में वो मोर एफिशिएंट हैं, अगर अपने देश के रिसोर्सेज को चैनलाइज करेंगे उस कमोडिटी को बनाने के लिए, और दोनों के दोनों देश जिस कमोडिटी में कॉस्ट एफिशिएंट है उसी को बनाने में अपने रिसोर्सेज चैनलाइज करेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ बोथ द नेशन होगा. वर्ल्ड के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है दोनों कमोडिटी का वो भी ज्यादा दिखाई देगा, और मेटरलिस्टिक डेवलपमेंट दोनों देश का होना पॉसिबल है. सो इट मीन्स कि एडम स्मिथ का मानना था कि ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम, ट्रेड इज ए पॉजिटिव सम गेम. कि अगर दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो एक का फायदा एक का नुकसान नहीं, दोनों का फायदा ही फायदा है. दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी एज पर द एडम स्मिथ. अब एडम स्मिथ का कहना था कि देश जो है वो इंडिविजुअल की तरह ही होते हैं. जैसे कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक इंसान कोई एक पर्टिकुलर काम करने में ज्यादा सक्षम है, तो अल्टीमेटली उसको अपना जितना भी टाइम है वो उसी को काम करने में डिवोट करना चाहिए. राइट. एग्जाम्पल के तौर पे समझना, अगर मैं कहता हूं कि कोई एक डॉक्टर है, लेट सपोज करो, और उसके घर के आगे बहुत ही बढ़िया सुंदर पार्क भी बना हुआ है, राइट, और वो बहुत अच्छा गार्डनर भी है, मींस वो गार्डनिंग बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी फुलवारी उसने अपने क्लिनिक के आगे बना रखी है. नाउ वो बहुत अच्छा गार्डनर है, क्या इस वजह से गार्डनिंग उसको करना चाहिए अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है उसको छोड़ के? इज इट एफिशिएंट फॉर दैट डॉक्टर? नो. देखो, वो डॉक्टरी भी अच्छी कर सकता है, वो गार्डनिंग भी अच्छी कर सकता है, बट क्या चीज ज्यादा अच्छा कर सकता है?
टेल मी अबाउट इट। किस चीज से वो ज्यादा बेनिफिट गेन कर सकता है? दैट इज द डॉक्टरी। इट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा टाइम उस डॉक्टर को किस में डिवोट करना चाहिए? डॉक्टरी करने में, अपनी मेडिकल प्रैक्टिसेस करने में डिवोट करना चाहिए, और वही अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहिए। उसी से वो ज्यादा कमाएगा क्या? गार्डनिंग से वो ज्यादा कमाएगा एज कंपेरिजन टू डॉक्टरी से? नो, एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी जगह आपके पास लेट सपोज करो कि एक गार्डनर है जो उसी डॉक्टर के वहां पे काम करता है। अब डॉक्टर के पास काम करते करते उसको 10 साल हो गए हैं, उसको समझ आ गया है कि ये खांसी जुकाम की दवाइयां होती हैं, सब कुछ, राइट, कि छोटे मोटे कस्टमर को तो वही डील कर सकता है। लेकिन क्या उसको फिर भी डॉक्टरी प्रैक्टिस करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। अल्टीमेटली ज्यादा एफिशिएंसी उसकी कहां पे आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो? इन द एरिया ऑफ गार्डनिंग ओनली। सो इट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल है उनको अपने रिसोर्सेज को वहां पे चैनलाइज करना चाहिए जहां से वो मैक्सिमम गेन जो है वो अक्वायर कर सकते हैं, राइट, और दूसरी चीज जो है वो दूसरे पे छोड़ देनी चाहिए। सेम गोज विद द कंट्रीज एज वेल। एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर दो कंट्री आपस में ट्रेड करना चाहती है तो दोनों कंट्री को चाहिए कि पहले ये देखे किस एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने में वो मोर एफिशिएंट है, और उसी चीज को बनाने में फिर अपने सारे के सारे रिसोर्सेज चैनलाइज करें, उसमें अपनी प्रोडक्शन क्रिएट करें, अपने देश की मैक्सिमम प्रोडक्शन क्रिएट करें, और वो एफिशिएंट प्रोडक्शन होगा, और फिर जब उस सामान को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे आप मुनाफा कमाएंगे। और जो पैसा आपके पास आएगा उस एक्सपोर्ट से, उस पैसे से आप क्या करें? जिस एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने में आप लेस एफिशिएंट हैं उसको दूसरे देश से इंपोर्ट कर लें। सो अल्टीमेटली दूसरे देश से जब आप इंपोर्ट करेंगे तो दूसरे देश का क्या हुआ? एक्सपोर्ट, तो उसका फायदा। सो अल्टीमेटली एडम स्मिथ का मानना था कि ट्रेड इज ए पॉजिटिव सम गेम, दैट इज नॉट ए जीरो सम गेम, जैसा कि मर्केंटलिस्ट माना करते थे। एक और बात जो एडम स्मिथ ने अपने इस पर्टिकुलर थ्योरी में कही वो थी कि देयर शुड बी लेसर एंड लेसर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। देयर शुड बी, ही वाज द एडवोकेट ऑफ लेजर फेयर इकोनॉमी। मींस ऐसी इकोनॉमी को एडवोकेट करते थे वो जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम हो, until and unless there is a case for, there is a absolute case for national security or national defense। जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, नेशनल डिफेंस की बात आती है, वहीं पे एडम स्मिथ कहते थे कि आपको चाहिए कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेन करे, अदरवाइज मार्केट में गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कैन बिकम मोर एफिशिएंट बाय इटसेल्फ। यह मानना था एडम स्मिथ का। अब अगर आप एडम स्मिथ की थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो आपको पता चलेगा एडम स्मिथ वाज फ्रॉम इंग्लैंड, राइट, ब्रिटेन के थे, एंड ही वाज वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट देयर ऑन, कि वहां के बड़े बड़े मिनिस्टर, वहां के प्राइम मिनिस्टर तक उनकी बहुत इज्जत करा करते थे। दैट वाज द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ टाइम। अल्टीमेटली जब उन्होंने ये कंसेप्ट दिया ना, तो आप इमेजिन करके देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। जब एडम स्मिथ का नाम आता है आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? 1776, द बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। तो अल्टीमेटली जितनी भी उनकी थ्योरीज थी, जितनी भी उनकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें थी, वो इसी एक टाइम स्पेन में उन्होंने बताई। ब्रिटेन के वो रहने वाले थे, तो ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज के जो फ्रेमवर्क थे वो उन्हीं के द्वारा डिजाइन किए जाते थे। अब जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई ना ब्रिटेन के द्वारा भी उस टाइम पे, एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी, तो वहां पे दो कम्युनिटी में से एक को फायदा हुआ और एक को नुकसान। फायदा होने वाली जो कम्युनिटी थी वो थी इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी, कैपिटलिस्ट कम्युनिटी, और जिनका नुकसान हुआ वो थे लैंड ओनर्स, वो थे फार्मर कम्युनिटी। अब उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, सो इट मींस कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन क्या कर रहा था? मैकेनाइजेशन कर रहा था, चीजों को बना रहा था। मींस अगर कपड़ा बना रहा है तो मशीनों की हेल्प से कपड़ा बना रहा है। तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर थ्योरी क्या कहती है? ये पर्टिकुलर थ्योरी कहती है कि ब्रिटेन को चाहिए कि कपड़े का एक्सपोर्ट करे, और जिस चीज को आप महंगा बना पा रहे हो, मींस ब्रिटेन के अंदर लैंड की स्केर्सिटी है, या फिर आप कहें कि फर्टाइल लैंड की स्केर्सिटी है, तो अगर ब्रिटेन को वीट चाहिए तो वीट को बनाने में ब्रिटेन को ज्यादा रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ते। इट मींस कि वीट का बनना ब्रिटेन के अंदर क्या था? ज्यादा महंगा था एज कंपेरिजन टू क्लॉथ का बनना। सो एडम स्मिथ की ये थ्योरी क्या कह रही थी? एडम स्मिथ की थ्योरी ये कह रही थी कि ब्रिटेन को अपने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज क्लॉथ को बनाने में डिवोट करने चाहिए, और क्लॉथ में मैक्सिमम प्रोडक्शन करके क्लॉथ का एक्सपोर्ट करे। उससे जो पैसा आए, उससे जो लेस एफिशिएंट प्रोडक्शन आप अपने देश में कर रहे हो वीट की,
उसको इंपोर्ट करे। सो जैसे ही ब्रिटेन ने वीट को इंपोर्ट करना अपने देश में शुरू किया, अल्टीमेटली क्या हुआ, लेसर प्राइस के वीट मार्केट में सर्कुलेट करने लगे। और जब कम कीमतों के वीट मार्केट में सर्कुलेट करने लगे, मींस जो वहां के एग्जिस्टिंग फार्मर्स थे उनको फेस करना पड़ा मार्केट में किसको, चीपर वीट्स को। अल्टीमेटली जो फार्मर्स थे वो क्या हो गए, मार्केट से बाहर हो गए, या उन्होंने अपना जो ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर था वो चेंज कर दिया, राइट। फार्मिंग छोड़ के जो है वो किसी और तरह की चीजों में अपना जो स्किल है वो डिवोट करना शुरू किया। तो ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है, इसका सिंपल सा मानना है कि आपको एफिशिएंट प्रोडक्शन जिस चीज में कर सकते हो उसमें करना चाहिए, जिसमें आप लेस एफिशिएंट हो उस चीज को आप इंपोर्ट करो बाहरले देश से। और दो देश अगर आपस में ट्रेड करते हैं इसी कंसेप्ट के हिसाब से, तो दोनों देशों का आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल के साथ इस थ्योरी को समझते हैं। लेट्स सपोज करो हम इस थ्योरी को समझने के लिए दो देशों को लेते हैं, एक है यूएस और दूसरा है यूके। ओके, एक देश है यूएस, दूसरा देश है यूके, और दो कमोडिटी को हम लेते हैं। पहली जो कमोडिटी है आपके पास दैट इज व्हीट, और दूसरी जो कमोडिटी है आपके पास दैट इज क्लॉथ। व्हीट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 1 बुशल की फॉर्म में, और क्लॉथ जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम यार्ड्स की फॉर्म में, कि कितने यार्ड ऑफ क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कितनी बुशल्स ऑफ व्हीट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। मतलब यूनिट लिया है हमने व्हीट का और क्लॉथ का। नाउ हम मान के चलते हैं कि जो यूएस है, जिसके पास वास्ट एरिया ऑफ लैंड है और फर्टाइल सोयल का लैंड है, वहां पे मोर एफिशिएंटली क्या चीज प्रोड्यूस हो सकता है, व्हीट प्रोड्यूस हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि लेट सपोज करो कि यूएस 6 बुशल ऑफ व्हीट पर आर पर लेबर प्रोड्यूस कर पा रहा है, पर आर एंड पर लेबर। अब यूएस और यूके में जो प्रोडक्टिविटी काउंट होती है ना, वो पर घंटे के हिसाब से होती है। अगर आपके दोस्त मित्र वहां पे गए होंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो उनको वेज रेट मिलता है पर आवर का मिलता है, कि $15 पर आवर मिल रहा है, $20 पर आवर मिल रहा है, लाइक सच, राइट। नाउ यहां पे अगर आप यूएस को देखेंगे तो हम मान के चल रहे हैं कि यूएस 6 बुशल पर लेबर पर आवर अपने देश में क्रिएट कर पा रहा है, प्रोड्यूस कर पा रहा है। और वहीं पे अगर आप क्लॉथ को देखते हैं तो लेट सपोज करो कि क्लॉथ के सिर्फ और सिर्फ 4 यार्ड पर लेबर पर आवर प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इन कंपैरिजन अगर हम इसको कंपेयर करें यूके के साथ तो हमें देखने को मिलेगा कि व्हीट का ओनली 1 बुशल पर लेबर पर आवर, और अगर आप क्लॉथ में देखेंगे तो क्लॉथ का लेट सपोज करो कि दिस इज 5 यार्ड पर लेबर पर आवर। गेटिंग द सेंस? नाउ यहां पे आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज यूएस की सेंस में किस एक पर्टिकुलर कमोडिटी में दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हीट। क्योंकि व्हीट बनाना यूएस के अंदर ये ज्यादा चीप है। क्यों? क्योंकि एक लेबर बेसिकली वो ज्यादा व्हीट बना पा रहा है एज कंपेरिजन टू 1 लेबर पर आवर इन द यूके। और जब आप सेम चीज को देख रहे हैं यूके के कंटेक्स्ट में, तो यूके में किस चीज को चीपली बनाया जा रहा है, क्लॉथ को चीपली बनाया जा रहा है। वाई सो? क्योंकि एक 5 यार्ड ऑफ क्लॉथ पर लेबर पर आवर क्रिएट किया जा रहा है कहां पे, यूके में, एज कंपेरिजन टू यूएस। सो अल्टीमेटली ये दोनों देशों को क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थ्योरी? एडम स्मिथ कहते हैं कि यूएस को चाहिए कि अपना ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो व्हीट की प्रोडक्शन में करे, और यूके को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो क्लॉथ की प्रोडक्शन में करें। और अगर ये दोनों के दोनों देश अपना सारा का सारा रिसोर्स एब्सोल्यूट प्रोडक्शन करने में करेंगे इन्हीं दोनों कमोडिटी में, तो दोनों को गेन होगा अगर ये बाद में ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कैसे होगा गेन, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है ये मान लो प्री ट्रेड फैक्ट्स है आपके पास। अब हम पोस्ट ट्रेड फैक्ट्स देखते हैं कुछ। अगर पोस्ट ट्रेड आप फैक्ट्स देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा,
अब ये पोस्ट ट्रेड फैक्ट हैं, अगर ये देश एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट जो थ्योरी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, सो अल्टीमेटली हमारे पास पूरे के पूरे देश में हाइपोथेटिकली कितनी लेबर है? 2 लेबर यहां पे हैं, 2 लेबर यहां पे है। एक लेबर आपने यहां लगा रखी है, एक लेबर यहां लगा रखी है, एक यहां लगा रखी है, एक यहां लगा रखी है, ठीक है। तो दोनों देशों के पास 2-2 लेबर है। अब एडम स्मिथ कहते हैं कि वीट का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ यूएस करे, यूके को करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वीट का प्रोडक्शन सारा यूएस करेगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि टोटल जो वीट का प्रोडक्शन है यूएस में, ये थ्योरी को अडॉप्ट करने के बाद कितना होगा? 12। क्यों 12 होगा? क्योंकि देखो पहली लेबर जो यहां पे लगी हुई थी ये 6 प्रोड्यूस कर रही थी, 6 यूनिट ऑफ बुशल्स, 6 बुशल वीट का प्रोड्यूस कर रही थी, राइट। और जो यहां पे लगी हुई थी इसको आपने यहां से निकाला, यहां से निकाल के क्या प्रोड्यूस करने में लगा दिया? ये प्रोड्यूस करने में लगा दिया। तो अल्टीमेटली जो 2 लेबर हैं कितना प्रोडक्शन करेगी? 12 बुशल्स का प्रोडक्शन करेगी पर आवर, राइट। और यहीं पे अगर आप क्लॉथ का प्रोडक्शन देखते हैं यूएस का, तो कितना हो जाएगा क्लॉथ का प्रोडक्शन? 0, क्योंकि वो वाली लेबर आपने क्या की? वहां से निकाल के वीट की प्रोडक्शन में लगा दी। और सेम सेंस में अगर आप यूके के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यूके में अब वीट का प्रोडक्शन कितना होगा? 0, क्योंकि ये लेबर आपने यहां से निकाली और कहां पे लगा दी? क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगा दी। और क्लॉथ का अब कितना प्रोडक्शन होगा? 10। टोटल प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रोडक्शन दोनों देशों में पोस्ट ट्रेड क्या हुआ? इसका 12, इसका 10। प्री ट्रेड टोटल प्रोडक्शन पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था? देखो इसका कितना हो रहा था? 10, इसका कितना हो रहा था? 6। अब ये इंक्रीज हुआ ना, ये +2 है, ये प्लस कितना हुआ? इट मींस कि जब आपने ट्रेड करना शुरू किया 2 देशों ने आपस में, इस थ्योरी के हिसाब से, तो जो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। जो वेलफेयर होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेलफेयर होगा, वो दोनों के दोनों देश में होगा। लेकिन कितना होगा इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे, आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। बट अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देगा? जो बेनिफिट हो रहा है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड का ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब इस बेनिफिट का डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में फॉर श्योर, राइट। अब देखो एक चीज को और समझते हैं। अगर आप यूएस और यूके के कंटेक्स्ट में देखें, शुरू करते हैं यूएस के कंटेक्स्ट में। यूएस में जो रेशियो है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का, वो क्या है? वीट रेशियो क्लॉथ क्या रहा है? 6:4, या आप कहें 3:2। इट मींस कि या तो आप 3 यूनिट ऑफ वीट बना लो या 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ बना लो। मींस अगर आप 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाओगे तो आपको कितना वीट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 3 यूनिट ऑफ वीट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप 3 यूनिट ऑफ वीट बनाना चाहते हैं तो आपको 2 यार्ड ऑफ क्लॉथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो दिस इज द रेशियो ऑफ व्हाट? द यूएस। यूके का रेशियो क्या है? दैट इज 1:5। 1:5 का मतलब कि या तो आप 1 यूनिट ऑफ वीट बनाओ या 5 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाओ। अगर ये बनाते हो तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्लॉथ का, अगर ये बनाते हो तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसका? वीट का अल्टीमेटली। नाउ देखो ट्रेड पॉसिबल कहां है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड पॉसिबल तब होगा जब यूएस के कंटेक्स्ट में यूएस अगर 3 यूनिट ऑफ वीट बनाने के बाद 3 यूनिट ऑफ वीट बेचता है यूके को और उसके बदले में उसको 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ से ज्यादा क्लॉथ मिलता है तो ट्रेड करेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेगा। क्योंकि उसको ट्रेड करने का मुनाफा ही तब है जब उसको 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ से ज्यादा क्लॉथ यूके से मिले, नहीं तो वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर लेगा। एब्सोल्युटली। इट मींस कि इसको फायदा तभी होगा यूएस को जब उसको अल्टीमेटली क्या मिले? पर 3 यूनिट ऑफ वीट मोर देन 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ मिले। अगर यह चीज होगा तभी यूएस ट्रेड करेगा यूके के साथ, अदरवाइज ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेम चीज अगर आप यूके के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यूके अगर अपना सारी की सारी एफिशिएंसी क्रिएट करता है क्लॉथ को बनाने में,
सो डोमेस्टिकली 5 यूनिट सैक्रिफाइस करने के बाद उसको 1 यूनिट ऑफ व्हीट मिलता है, राइट। अगर उसको 5 यूनिट एक्सपोर्ट करने के बाद 1 यूनिट से ज्यादा यूनिट मिलेगा व्हीट का, तभी वो एक्सपोर्ट करेगा, अदरवाइज एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो इट मींस कि दोनों का मुनाफा तभी है जब उनको पहले से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। पहले से मतलब जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे दूसरी कमोडिटी को बनाने के लिए, अगर उससे ज्यादा उनको बाहर से गेन होता है, बाहर से इंपोर्ट होता है, तभी वो क्या करेंगे, अपने सामान को एक्सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। ऑल्दो आज के दिन अगर हम देखते हैं तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है वो मोर एंड लेस सो एप्लीकेबल नहीं है पूरे के पूरे देश में, बिकॉज जो हमारा वर्ल्ड है आज के दिन का वो बहुत ही मल्टी पोलर वर्ल्ड है। हम बहुत सारी कमोडिटी का बहुत सारे देशों के साथ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्या नहीं है, ये बेसिस नहीं बनता ट्रेड का, बहुत सारे और भी बेसिस बनते हैं। जैसे कि सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, रिकार्डो की थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, बेसिकली कि कंपैरेटिव कॉस्ट के हिसाब से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद हबर्लर की थ्योरी हम पढ़ेंगे, हेक्सर-ओइलिन की हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो अलग अलग बेसिस है इंटरनेशनल ट्रेड के। और आज के दिन आप देखते हैं कि पब्लिसिटी इज वन ऑफ द बेसिस, डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द बेसिस, कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एडवांटेज होना ही काफी नहीं है, एक दूसरे देश के आपस में डिप्लोमेटिक टाइज भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अगर एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो पब्लिसिटी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अभी लक्षद्वीप जाके आए ना, वाई सो? बिकॉज वी जस्ट वांट टू एक्सपोर्ट आवर सर्विसेज। एक्सपोर्ट आवर सर्विसेज का मतलब अगर कोई देश, दूसरे देश के लोग हमारे देश के अंदर आके वो जो लग्जरी एनवायरमेंट है उसको फील करना चाहते हैं, लेट सपोज करो, सो दैट इज व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग आवर सर्विसेज। क्योंकि यहां पे आके वो हमें क्या करेंगे, पे करेंगे डॉलर की फॉर्म में। सो हमें डॉलर की फॉर्म में अगर पे कर रहे हैं, इट मींस कि वी आर एक्सपोर्टिंग आवर सर्विसेज, यहां पे रहते हुए भी, है ना। तो इसके लिए पब्लिसिटी जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सो आज के दिन इस मल्टीपल पोलर वर्ल्ड में बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे बेसिस बन जाते हैं, बट दिस इज द थ्योरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बाय द एडम स्मिथ। ओके, सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। एनीवन? नो? ओके। अगले लेक्चर में हम द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज करेंगे रिकार्डो का। मीन्स पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कतें थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर, जिसकी वजह से रिकार्डो ने अपना नया थ्योरी बनाया। बट फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में 40 साल तक ये थ्योरी एग्जिस्टेंस में रही है एडम स्मिथ के देने के बाद, और 40 सालों के बाद रिकार्डो की द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वो एक तरह से बेसिस बना इंटरनेशनल ट्रेड का। सो इसमें वन ऑफ द खामी जो थी, जो लिमिटेशन थी इस पर्टिकुलर थ्योरी की, वो ये थी कि एडम स्मिथ ने ये नहीं बताया कि अगर किसी एक पर्टिकुलर देश को दोनों की दोनों चीज को बनाने में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है तो क्या ट्रेड पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल। जैसे कि जो आपके पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स के कंटेक्स्ट में इसको डबल कर दूं, लेट सपोज करो 6 और 6 कर दूं, तो आपको क्या दिखाई देगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास दोनों की दोनों चीजों का बनाने का क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, राइट। सो अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज है मतलब दोनों चीजें चीपर बना पा रहा है एज कंपैरिजन टू यूके, तो क्या दोनों देशों के बीच में ट्रेड पॉसिबल नहीं है? एडम स्मिथ तो कहते थे पॉसिबल नहीं है, बट रिकार्डो ने कहा कि पॉसिबल है। सो उसी के बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात करनी है कि कैसे पॉसिबल है। सो दैट इज आवर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस से भी तो इफेक्ट आएगा। तभी मैंने आपको पहले बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस की एडम स्मिथ बात ही नहीं करते थे। दे सेड कि देयर मस्ट बी वेरी लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट इकोनॉमी, और अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिनिमाइज्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ तभी होगा जब नेशनल डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी का कोई केस है, तो वहां पे जो वेलफेयर ऑफ नेशंस है वो ज्यादा हो सकता है, राइट। जो गेन फ्रॉम ट्रेड है वो मैक्सिमाइज हो सकता है, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। इसलिए वो टैक्सेस की बात ही नहीं करते थे, वो फेवर में नहीं थे बिल्कुल भी कि गवर्नमेंट किसी भी तरह के टैक्सेस वगैरह लगाए,
राइट कुछ एक एक्सेप्शंस के अलावा कि टैक्सेस अगर लगा भी रहे हैं तो इतने कम लगाने चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में प्रोवाइड कर सके, नेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी की जो उनके ओब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल कर सके. सो दीज आर द ओनली रिक्वायरमेंट्स जिसकी वजह से थोड़ा मोटा टैक्स लगाने के एडम स्मिथ बात करते थे. अदरवाइज ही जस्ट वांटेड गवर्नमेंट to not to intervene in the market in any case, in any other case except these exceptions, right? So that was the context of the taxes, import or export. Okay, so that's it for today's lecture.